मैं आपका साथी भूपेंद्र कलाल एक बार फिर से उपस्थित हूँ भूगोल का बहुत ही शानदार टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। ठीक, तो आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जनजातियाँ पढ़ रहे थे और जनजातियों में हमने विश्व की दो प्रमुख जनजातियाँ एस्किमो और बुशमैन को अच्छे से समझ लिया था। आज हम विश्व की तीसरी प्रमुख जनजाति जिसका संबंध भारत से है उसे शुरू करने वाले हैं, जो सामने दिख रहा है भील जनजाति। ठीक, भील जनजाति का निवास क्षेत्र, उसके आर्थिक क्रियाकलाप, उसका सामाजिक जीवन और वर्तमान में उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सब बिंदुओं को हम इस कक्षा के माध्यम से बहुत एडवांस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पहले हम इसे जैसे लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसी हिसाब से जैसे हमने दूसरी जनजातियाँ पढ़ी वैसे मैं इसे कुछ पॉइंट्स में बांट देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं भील जनजाति का निवास क्षेत्र, फिर देन इसके बाद लेते हैं भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। फिर आर्थिक क्रियाकलापों को हम कुछ और सब पॉइंट्स में बांट लेंगे। यहाँ पे वो कौन कौन से हैं वहाँ वो भी लिख लेता हूँ, है ना। आर्थिक क्रियाकलापों में एक तो इनके द्वारा होने वाला आखेट और भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि। इसके बाद हम लेंगे इनके द्वारा इसके बाद हम ले लेते हैं इनके द्वारा काम में लिए जाने वाले औजार और उपकरण। ठीक, तीसरे बिंदु पे हम रखते हैं इनका पहनावा वस्त्र। चौथे बिंदु पे हम रखते हैं इनके आवास या इनके मकान। ठीक, ये कुछ सब पॉइंट हैं जो आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर हम समझेंगे। इसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप समझने के बाद हम लोग समझेंगे भील जनजाति का सामाजिक जीवन, है ना। इस सोशल लाइफ इनकी किस तरह की रहती है, किस तरह से ये सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं आपस में। और नेक्स्ट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, ना कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन कुछ बातों को हम इस कक्षा के माध्यम से समझेंगे। चलिए बात करते हैं पहले भील जनजाति की। देखिए, भील जनजाति भारत में संथाल और गोंड जनजाति के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या संथाल जनजाति के लोगों की है। फिर दूसरा जो जनजाति समूह जो बड़ा है संथाल के बाद वो गोंड है, और गोंड के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो कौन सा है, भील जनजाति है। कहाँ पे, भारत में। ठीक, तो भारत में इसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से लिख लेता हूँ मैं, आप लोग नोट्स बनाना चाहे तो बना लें साथ में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, संथाल और गोंड। संथाल और गोंड जनजाति के बाद तीसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है, भील है। ठीक, वहीं यदि राजस्थान में बात की जाए, है ना, यदि इसके निवास क्षेत्र जहाँ फैले हैं उनमें यदि राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में मीणा जनजाति के बाद दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाली कोई जनजाति है तो वो कौन सी है, भील है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, मीणा की, और मीणा के बाद भील। तो राजस्थान में दूसरा स्थान, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक, अब बात करते हैं भील की, यहाँ कह सकते हो कि भीलों के इतिहास की, इनके कह सकते हैं कि इनका इतिहास किस तरह से रहा, या किस तरह से इनका संबंध जो है वो प्राचीन पुराणों या प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देखिए, भील जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से बना है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के कौन से शब्द से हुई है, बीलू। द्रविड़ भाषा के शब्द कौन सा, बीलू से हुई है। अब बीलू जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। बीलू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीरंदाज।
है ना, कि वह जनजाति या वह व्यक्ति जो धनुष विद्या में, तीरंदाजी में निपुण है, उसे क्या कहते हैं? भील कहते हैं। तो प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें जो द्रविड़ भाषा के अंदर जो है भील जो शब्द है वो बिलू से बना है। बिलू, कहीं कहीं विलू भी मिलता है, तो बिलू या विलू से जो शब्द बना है वो कौन सा है? भील है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज, है ना। इनके लिए, भीलों के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का वीर धनुष पुरुष। तो जो भील जो व्यक्ति है उसके लिए क्या कहा जाता है? भारत का वीर धनुष पुरुष। ये भी किसके लिए कहते हैं? ये संज्ञा जो है वो किसके लिए है? भीलों के लिए है, क्योंकि ये धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण होते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का मानना ऐसा भी है कि भील जो शब्द है वो विल्वर शब्द से बना है, जिसका अर्थ धनुर्धारी है। एक मान्यता ये भी है। एक मान्यता ये है कि भील जो हैं, यहाँ जो भीलों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव से हुई है। भगवान शिव के पुत्र थे, उनका नाम था निषाद। भगवान शिव, जिसे हम महादेव कहते हैं, महादेव का पुत्र कौन था? निषाद। ठीक, तो भगवान शिव के जो पुत्र थे निषाद, उन्होंने भगवान महावीर का बैल, जिसको क्या कहते हैं हम? नंदी। भगवान शिव का जो आसन है, या कह सकते हैं उनका जो साधन है, जो नंदी, तो उस नंदी का वध कर दिया था। किसने? नंदी का वध किसने किया? निषाद ने। जब नंदी का निषाद ने वध कर दिया तो भगवान शिव जो थे, महादेव जो थे, वो बहुत रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया निषाद को। उन्हें दंड दे दिया कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए और हमेशा जंगलों में निर्वासित रहें। तो इन्हें जंगलों में निर्वासित होने का दंड दे दिया था। किसने? भगवान महादेव ने, शिव ने। तो भगवान महादेव के पुत्र निषाद हैं, इन्होंने नंदी का वध कर दिया। इसके एवज में इन्हें भगवान महादेव का जो रौद्र रूप है उसका सामना करना पड़ा, और इन्होंने इन्हें जंगलों में निर्वासित कर दिया। तब से जंगलों में रह रहे हैं। एक मान्यता ये भी है। ठीक, तो इनका संबंध किससे है? महादेव या शिव से है। तो निषाद के जो वंशज हैं वही क्या कहलाए? भील कहलाए। एक मान्यता ऐसी है। एक मान्यता ये भी है भीलों के लिए कि जो महाभारत काल में जो एकलव्य थे, है ना, बहुत धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। कहा जाता है कि सबसे द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे अर्जुन, जिन्हें द्रोणाचार्य मानते थे कि इससे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं होगा, तो उसे भी धनुष विद्या में हरा दिया था एकलव्य ने, है ना, जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर गुरु को दक्षिणा स्वरूप सौंप दिया था ना। पूरी एक अलग ही कहानी है। तो उनका जो संबंध, एकलव्य के जो वंशज थे वो भी क्या कहलाए? भील कहलाए। एक मान्यता ये भी चलती है। एक मान्यता ऐसी भी है कि जो रामायण काल में जो भगवान राम जो थे, इन्होंने शबरी के जूठे बैर खाए थे, तो जो शबरी जो थी वो भी भील जनसमूह से अपना संबंध रखती थी। तो कुछ ऐसी पौराणिक मान्यता जो है वो भीलों से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से यदि बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में, तो भीलों का राजस्थान के संदर्भ में बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना, कि इनका राजस्थान के अंदर जो भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो अरावली की दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, या अरावली के दक्षिणी भाग में रहते हैं। अब हुआ ये कि अरावली के दक्षिणी भाग में जो भील रहते थे, तो भील जो हैं वो सारे के सारे अपने निवास या मातृभूमि के रक्षक माने जाते हैं। मातृभूमि से इनका अथाह प्रेम होता है। तो जब अकबर ने इन पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया, जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस दौरान महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मानव समुदाय युद्ध के लिए प्रेरित था वो कौन थे? भील थे। नाम सुना होगा आपने, पूंजा भील। जो भील था वो महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तो इनकी इस वीरता से, साहस से, इनकी मातृभूमि के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर मेवाड़ के महाराणा ने पूंजा जो भील था उसे राणा की उपाधि दी थी। तो उसे राणा भील या राणा पूंजा भील कहते हैं, है ना। तो इनका जो संबंध है भीलों का वो पूंजा भील से है। तो आज भी जो मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है ना, आप इमेज जो फोटो आ रहा है उसमें देख भी सकते हैं। एक तरफ भील खड़ा है धनुष लेकर, और दूसरी तरफ मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है वो, तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह के अंदर भील भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आज पुराने समय में भीलों के प्रति, या कह सकते हैं इन जनजातियों के प्रति जो राजा महाराजा थे, या जो कह सकते हो कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कितनी आपस में सौहार्दपूर्ण भावना थी, है ना। तो ये वर्तमान में भी इसकी अपेक्षा की जाती है कि हम सब आपस में एकजुट मिलकर रहें। तो इनका जो इतिहास है वो मेवाड़ के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है।
ये तो हो गया, हमें भीलों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले ली। अब शुरू करते हैं भीलों का निवास क्षेत्र। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं भीलों का निवास क्षेत्र। देखिए, भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो मुख्यतः, भीलों का निवास क्षेत्र मुख्यतः 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो फैला हुआ है। देखो, पौराणिक यदि बात की जाए या भीलों के विस्तृत निवास क्षेत्र की बात की जाए तो भील जो हैं वो मध्य भारत के अंदर बसने वाली प्रमुख जनजाति है। तो इनका निवास क्षेत्र मध्य भारत में है। वैसे इनका निवास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है ना। ये चीन से लेकर श्रीलंका तक फैले हुए हैं। ऐसे भी इनके निवास क्षेत्रों की मान्यता हैं। तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से यदि देखें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो प्रमुखतः 4 राज्यों में, मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला हुआ। गुजरात के अंदर 2 ज़िले हैं जिनमें भील रहते हैं। एक तो पंचमहल और दूसरा बड़ोदरा। पंचमहल और बड़ोदरा, या जिसको बड़ौदा कहते हैं, पंचमहल और बड़ोदरा। फिर महाराष्ट्र के अंदर भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो फैला हुआ है। एक तो औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, है ना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और जलगांव। ये महाराष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से इनका जो निवास है, भीलों का जो निवास है वो इन ज़िलों में फैला हुआ है। राजस्थान के अंदर डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पे मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। यहाँ इनका निवास क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो भीलों का मुख्य निवास क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भीलों का निवास क्षेत्र है वो है एक तो झाबुआ। कौन सा जिला? झाबुआ। फिर झाबुआ के बाद धार और रतलाम। मध्य प्रदेश में भीलों का निवास क्षेत्र कहाँ? झाबुआ, धार और रतलाम जिले जो हैं वो मुख्य रूप से भीलों के निवास क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया भील जनजाति का निवास क्षेत्र कि प्रमुख रूप से कहाँ रहते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात के अंदर पंचमहल और बड़ोदरा जिले, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और जलगांव जिले, राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार और रतलाम जिलों में भील मानव समूह या भील जनजाति समूह जो है वो निवास करता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। एस्किमो जो थे वो टुंड्रा क्षेत्रों के निवासी थे। बुशमैन जो थे वो कालाहारी मरुस्थल या उष्णकटिबंधीय डेजर्ट के निवासी थे। वैसे ही भील जो हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इनका निवास क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। निवास क्षेत्र के बाद भीलों का निवास क्षेत्र हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, निवास क्षेत्र के बाद अब लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखिए, जितने भी मैंने पहले भी बताया था जनजातियाँ जब हमने पढ़ी थी कि जितने भी जनजाति समूह वो सब प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से भील जनजाति जो है वो भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या हैं? एक तो ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं धनुर्धारी हैं, तीरंदाज हैं, तो आखेट या शिकार का कार्य करेंगे। फिर खाद्य संग्रहण, है ना, दुर्गम पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं उनका संग्रहण करते हैं, तो खाद्य संग्रहण का कार्य भी करते हैं।
खाद्य संग्रहण के बाद ये वर्तमान समय में आदिम प्रकार के जूमिंग कृषि करने लगे हैं। तो आदिम कृषि में भी इनका रुझान है। वर्तमान समय में 80% भील जो है वो कन्वर्ट हो गए लगभग कृषि कार्यों में, ठीक। और इसके साथ साथ मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। मछली पकड़ना या मत्स्य पालन का जो कार्य है वो भी भीलों द्वारा किया जाता है। तो ये इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो गए। अब बात करते हैं आखेट की। देखिए, शिकार प्रेमी हैं, आखेट करते हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। शिकार करने के दौरान ये मादा पशु है, अवयस्क पशु है, उसका ध्यान रखते हैं, उसका शिकार नहीं करते हैं विशेष रूप से, या कोई गर्भ धारण किया हुआ पशु है तो उसका शिकार भी ये नहीं करते हैं। तो आखेट इनके द्वारा किया जाने वाला मुख्य व्यवसाय है। फिर आखेट के बाद खाद्य संग्रहण, जैसा कि मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनके क्षेत्र में जो भी चीज़ें खाने पीने की, कंद मूल हैं, फल फूल हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, तो खाद्य संग्रहण का कार्य है। फिर आदिम कृषि की जाती है। अब वर्तमान समय में लगभग ये जो परंपरागत जो इनके कार्य थे, शिकार करना है, खाद्य संग्रहण है, वो थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे हैं। लगभग 80% भील जनजाति जो है वो अब लगभग आदिम प्रकार की स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो इनके द्वारा जो आदिम कृषि की जाती है, यहाँ कह सकते हो आदिम स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कृषि प्रणाली आगे आने वाली है, वैसे जब हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ स्थानांतरित कृषि शब्द आया है तो मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ। स्थानांतरित कृषि का अर्थ होता है कि स्थान बदल कर कृषि करना, कि बहुत कृषि का आदिम या कह सकते हो बहुत पिछड़ा हुआ प्रकार है कृषि करने का। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ वर्षों के लिए एक जगह पे कृषि की जाती है बिना रासायनिक खाद या बिना किसी दूसरे खाद या बिना कृषि प्रणाली के। और जब उस क्षेत्र में इस तरह से प्राचीन तरीके से, परंपरागत तरीके से जब कृषि की जाएगी तो धीरे धीरे बिना खाद का उपयोग, किसी तरह के किसी जैविक या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो जो क्षेत्र है वो उत्पादन कम करने लग जाएगा। जब उत्पादन वहाँ कम होने का लग जाएगा तो वो जो लोग हैं जो उस क्षेत्र पर कृषि कर रहे थे वो उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और कहीं अन्यत्र नए खेत तैयार करके वहाँ कृषि करते हैं। तो इस तरह से स्थान बदल कर जो कृषि करना है वो क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। तो इनके द्वारा जो आदिम स्थानांतरित कृषि की जाती है उसके दो प्रकार हैं। एक वह कृषि जो पर्वतीय भाग में की जाती है और एक वह कृषि जो मैदानी भाग में की जाती है ना। भीलों द्वारा दो तरह की, एक तो पर्वतीय भागों में और दूसरी मैदानी भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो मैदानी भागों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया। और पर्वतीय भागों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। दजिया और चिमाता, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दजिया एवं चिमाता क्या है। तो दजिया मैदानी भागों में भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि और चिमाता पर्वतीय क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। दोनों ही स्थानांतरित कृषि, एक पर्वतीय भाग में है दूसरी मैदानी भाग में है। ठीक, तो ये तो इनके द्वारा की जाने वाली प्रमुख कृषि हो गई। जैसा कि मैंने बताया 80% जो भील हैं अब कृषि करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त जो आसपास जो जलाशय होते हैं वहाँ से मछली पकड़ने का कार्य भी भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये इनके द्वारा की जाने वाले प्रमुख कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, वो सारे हो गए। अब बात करते हैं इनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले औजार या उपकरणों की। देखिए, घर जो होते हैं इनके, आगे जब आवास हम पढ़ेंगे उसमें इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ये घास फूस, मिट्टी और पत्थरों से बने हुए मकानों में रहते हैं, जिनकी जो छत होती है वो खपरेल से ढकी रहती है ना। मिट्टी के जो केलू होते हैं, है ना, उन केलू से इनकी जो छत है वो ढकी जाती है। तो खपरेल की इनकी छत होती है। बाहर की जो दीवारें हैं वो घेरे हुए रंग से उसको लिपाई पुताई की जाती है। वहाँ अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं ये मकानों के बाहर। तो इस तरह से ऐसे कार्यों में, ऐसी परिपाटियों में भी लिप्त रहते हैं। फिर इनके द्वारा जो औजार या उपकरण प्रयुक्त में आते हैं उनमें एक तो धनुष और तीर धनुष या तीर कमान जो होते हैं वो इनके पास होते ही होते हैं, जिससे शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बने हुए उपकरणों का उपयोग करते हैं। मिट्टी के बने हुए जो उपकरण हैं, यहाँ कह सकते हो कि मिट्टी के बने हुए जो सामग्रियाँ हैं खाना बनाने के लिए
या खाना खाने के लिए, उस सब में मिट्टी के बने हुए उपकरणों का ये उपयोग करते हैं। उपकरण बहुत सीमित होते हैं इनके पास, लेकिन जो भी होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। आजकल तो धातु के बने हुए उपकरण भी ये काम में लेने लगे हैं। इसके अतिरिक्त इनके मकानों में बांस का बना हुआ पालना ज़रूर होता है ना, कि बांस का बना हुआ पालना होता है जिसमें बच्चे को रख के झुलाते हैं, तो बांस का बना हुआ पालना है। फिर आटा पीसने के लिए चक्की, जो हाथ से चलने वाली, जो जिसमें 2 पार्ट होते हैं पत्थर के, तो ऐसी हाथ से बनी हुई, हाथ से आटा पीसने की चक्की और पालना जो होता है वो इनके मकानों में ज़रूर होता है। तो ये हो गए इनके औजार और उपकरण। फिर बात की जाती है इनके वस्त्र या पहनावे और आभूषण की। अब बात करते हैं इनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण। बात करते हैं वस्त्रों की, तो वस्त्र 2 तरह के या 3 तरह के बांट सकते हैं। एक तो पुरुष और बालकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, ठीक। फिर लड़कियों जो होती है वो क्या पहनती हैं, उनके वस्त्र किस तरह के होते हैं, और महिलाएं जो होती हैं उनके वस्त्र, उनके कपड़े किस तरह के होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, वस्त्रों की बात की जाए तो पुरुष जो होते हैं वो धोती, कुर्ता, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। प्राचीन समय में तो छाल से बने हुए कपड़े जो हैं वो पहना करते थे। वर्तमान समय में इनमें काफ़ी संशोधन आ गया है, इनका जो जुड़ाव है वो आधुनिक संस्कृति से हो गया है। तो अब ये धोती, कुर्ता इत्यादि, पुरुष जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, माथे पर रुमाल या फेटा बांधते हैं, है ना, भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो। फिर महिलाएं, लड़कियां जो होती हैं वो घाघरी और ओढ़नी ओढ़ती हैं। लड़कियां क्या ओढ़ती हैं? घाघरी और ओढ़नी। इनमें अलग अलग तरह की ओढ़नियाँ प्रचलित हैं, घाघरी और ओढ़नी। जैसे पीली भात की ओढ़नी है, इस तरह की अलग अलग तरह की ओढ़नियाँ जो हैं वो लड़कियों में प्रचलित हैं। तो लड़कियों का पहनावा क्या हो गया? घाघरी और ओढ़नी। और महिलाएं जो होती हैं वो पहनती हैं घाघरा, कांचली, घाघरा, कांचली और लुगड़ी। महिलाओं द्वारा क्या ओढ़ा जाता है? घाघरा, एक कांचली और लुगड़ी। ये किसका प्रमुख पहनावा हो गया? महिलाओं का। तो ये हो गया भील जनजाति के वस्त्र या इनका पहनावा। अब बात करते हैं भील जनजाति के आभूषण। महिलाएं जो होती हैं वो आभूषण पहनने की शौकीन होती है। चांदी के, तांबे के और कांसे के बने हुए आभूषण इनमें पहने जाते हैं। चांदी, सोना तो बहुत महंगा है और इनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि सोने के आभूषण पहने, तो इसलिए चांदी के बने हुए आभूषण, पीतल, तांबे और कांसे के बने हुए जो आभूषण हैं वो इनके द्वारा पहने जाते हैं। तो ये हो गया भील जनजाति का वस्त्र, इनके आभूषण या इनका पहनावा। अब बात की जाए इनके आवास या मकानों की। अब बात करते हैं भील जनजाति के आवास और मकान। देखिए, वैसे भील जनजाति के जो लोग हैं वो स्वच्छंद निवास करने में विश्वास करते हैं, अर्थात अपने क्षेत्र में वे स्वयं अपने क्षेत्र के मालिक हैं। किसी और, कोई और अन्य व्यक्ति उनके क्षेत्र में इंटरफेयर करे वो इन्हें पसंद नहीं है। तो दूसरे जो क्षेत्र हैं या दूसरे जो लोगों का जो निवास क्षेत्र, इनके निवास क्षेत्र में जो प्रवेश है वो इन्हें कतई पसंद नहीं है। तो इसलिए इनके जो आवास मिलेंगे वो आपको प्रकीर्ण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? प्रकीर्ण आवास होते हैं। प्रकीर्ण आवास, बिखरे हुए। देखिए, जब हम लोग आवास का चैप्टर पढ़ेंगे, आवास और अधिवास का जो चैप्टर आएगा उस समय इसको और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन सघनता के आधार पर आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकीर्ण और दूसरे होते हैं सघन या गुच्छित। तो सघन में क्या होता है? मकान ऐसे पास पास बने होते हैं, जैसे हमारे गांवों में, शहरों में जो मकान होते हैं, एक की दीवार दूसरे से लगी हुई है, वे आवास क्या कहलाते हैं? सघन आवास कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं प्रकीर्ण आवास, मतलब एक मकान यहाँ तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह से। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर इनके आवास बने होते हैं, दूर दूर मकान बनाकर रहते हैं। तो ये प्रकीर्ण आवास में निवास करते हैं। इनके जो आवास होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इनके कम मकानों का जो समूह होता है, छोटे से मकानों का जो समूह होता है उसे फला कहते हैं। क्या कहते हैं?
फला अर्थात कुछ आवासों का समूह, जिसे हम कह सकते हो छोटा गांव। क्या कह सकते हो आप? छोटा गांव। तो कुछ आवासों का जो समूह है, जो छोटा गांव होता है, वो क्या कहलाता है? फला कहलाता है। और जब कई फले मिल जाते हैं तो क्या बनता है? पाल। पाल क्या कहलाएगा? फला का समूह। यहाँ कह सकते हैं बड़े गांव क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। मतलब कई सारे फले मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं हम? पाल कहते हैं। कुछ मकानों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? फला कहलाता है। जैसे कि अमुक फला, ये फला, वो फला, फिर वो जो सब फले होते हैं वो सम्मिलित रूप से एक गांव, या कह सकते हो बड़ा गांव जो कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो ये हो गया इनकी आवास या इनके मकानों से जुड़ी हुई बातें हैं, है ना। कि इनके जो मकान होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, घास फूस के बने होते हैं। छत जो होती है वो खपरेल या कह सकते हैं केवलू से ढकी हुई रहती है, मिट्टी के बने हुए होते हैं केलू, उन केलू से इनकी छत ढकी हुई रहती है। फिर अंदर जो लिपाई पुताई है वो भी मिट्टी से करते हैं, नीचे का जो फर्श होता है वो भी मिट्टी से लिपा पुता होता है। फिर मकान के बाहर ये लाल गेरू रंग से डिज़ाइन बनाते हैं अच्छी अलग अलग तरीके से, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शिल्पग्राम का मेला लगता है उदयपुर में, तो वहाँ इस तरह के आर्टिफिशियल आवास जो हैं बिलों के जैसे ही वो वैसे बनाए जाते हैं। वो परंपरागत जो कल्चर है इनका उसी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया इनके भीलों के आवास या आदिवासियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब चर्चा करते हैं भीलों के सामाजिक जीवन की। इनकी सोशल लाइफ कैसी होती है? देखिए, भीलों के सामाजिक जीवन में कई सारी चीज़ें हैं जो समझने या याद रखने लायक है, जिनसे परीक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, अर्थात पुरुष जो होता है वही परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है, पहली बात। दूसरी बात, कई रूढ़िवादी और अंधविश्वास इनके अंदर फैले हुए हैं। पहली बात तो कि भील में जो पुरुष जो होगा वो क्या होगा? परिवार का मुखिया होगा। दूसरी बात ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, या इनका जो धर्म है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, या हिंदू धर्म के ही कह सकते हैं कि पुजारी हैं या उसी के भक्त माने जाते हैं। इनके जो इनका जो कल्चर जो होता है वो परंपरागत तरीके से कुछ इस तरह से होता है। कई सारे इनके अंदर रीति रिवाज चलते हैं, जैसे कि विवाह के दौरान या विवाह रिवाज की बात की जाए, इनमें कई तरह के विवाह चलते हैं। गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, देव विवाह है ना। इस तरह की कई विवाह की प्रणालियाँ इनके अंदर प्रचलित हैं। लेकिन सिंपल साधारण तरीके से जो विवाह होता है, जो उस विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष जो होता है वो प्रस्ताव लेकर जाता है कन्या पक्ष के पास। तो वर पक्ष कन्या पक्ष के पास प्रस्ताव लेकर जाएगा, और कन्या पक्ष जो होता है वो कन्या के लिए वर पक्ष से कुछ राशि मांगता है, जिसे हम बोलते हैं दापा। क्या कहते हैं? दापा, या दापा प्रथा भी कह सकते हो। दापा प्रथा में क्या होता है? वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ राशि भेंट करता है। वो प्रथा क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। अर्थात कन्या की जब सगाई होती है तो शादी के दौरान वर पक्ष द्वारा दी जाने वाली जो राशि है वो क्या कहलाएगी? दापा कहलाती है। वो लेता कौन है? कन्या पक्ष लेता है। किससे? वर पक्ष। एक तरह से दहेज कह सकते हो, लेकिन यहाँ दहेज उल्टा है, यहाँ कन्या दहेज ले रही है। वर्तमान में जो दहेज प्रथा जो हमारे समाज में व्याप्त है, फैली हुई है, उसमें कन्या पक्ष जो है वो वर पक्ष को दहेज दे रहा है ना। तो ये जो प्रणाली है वो इनके कह सकते हो कि समाज में कुछ अलग है। वर पक्ष कन्या पक्ष को राशि देता है, वो दहेज प्रथा है। यहाँ कह सकते हो उसका जो रूप है वो यहाँ किस नाम से जाना जाता है? दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। वैसे यदि कोई पुरुष कोई शूरवीरता का कार्य कर ले, बहुत शौर्य या साहस का कार्य कर ले, तो उसे अपने लिए कन्या चुनने का अधिकार होता है। तो जब पुरुष द्वारा कोई वीरता का कार्य किया जाता है तो जब वो कोई कन्या उनके फले पाल या गांव में से या अन्य गांव में से उसे जो कन्या चुनने का अधिकार होता है, एक तरह से स्वयंवर पुरुषों के लिए होता है। तो पुरुषों द्वारा जो स्वयंवर किया जाता है उसे उस प्रथा का नाम है गोल गधेड़ा प्रथा। गोल गधेड़ा प्रथा, ध्यान रखिएगा क्या नाम है?
गोल गधेड़ा प्रथा, हाँ थोड़ा सा हास्यजनक है, लेकिन इस प्रथा का नाम ही यही है कि गोल गधेड़ा प्रथा, कि जब कोई पुरुष कोई वीरता का, कोई शूरवीरता का अच्छा कार्य कर ले तो उसे अपने लिए इच्छिक कन्या चुनने का अधिकार होता है। ये प्रथा क्या कहलाती है? गोल गधेड़ा प्रथा कहलाती है। ये भी भीलों के अंदर बहुतायत प्रचलित है। फिर इनके अंदर कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोने को निकालने का जो कार्य करता है, जो भगत उसे भगत कहते हैं, जो भगत होता है वो पुजारी होता है इनके मंदिरों का, वही जादू टोने से भूत प्रेतों को निकालने का कार्य करते हैं। फिर इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है ना, कि कई पत्नियाँ एक पुरुष जो होता है वो रखता है, तो कई बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। फिर एक चीज़ जो आती है इनसे भोजन से जुड़ी हुई, इनके भोजन से जुड़ी हुई। देखिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनके निवास क्षेत्रों में एक फसल बहुतायत से उगती है, उष्णकटिबंधीय फसल है मक्का, है ना। विशेष रूप से खरीफ के समय में उष्णकटिबंधीय भागों में उगाई जाने वाली फसल है, जिसे क्या कहते हैं? मक्का। तो मक्का इनका प्रिय भोजन है, क्योंकि इनके क्षेत्र में उगाया भी खूब जाता है, उत्पादन भी खूब होता है। तो इनके क्षेत्र में यहाँ कह सकते हो भीलों का प्रमुख भोजन क्या हो जाएगा? मक्का, है ना। मक्के और खट्टी छाछ से मिलाकर एक अच्छा पदार्थ या कह सकते अच्छा भोजन बनाते हैं, जिसे राबड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? राबड़ी। ध्यान रखिएगा, है ना। राबड़ी जो किससे बनती है? मक्का और छाछ, हाँ वही बटर मिल्क। अंग्रेजी माध्यम वाला कोई यदि देख रहा है तो, जिसे आप होटलों में बड़े चाव से मंगवाते हैं, बटर मिल्क 1 ग्लास प्लीज़, तो वो जो 1 ग्लास बटर मिल्क है उसी को क्या कहते हैं? छाछ कहते हैं। तो छाछ और मक्के से क्या बनाई जाती है? राबड़ी। ये इनका प्रिय भोजन है। जब कोई उत्सव या कोई त्यौहार होता है तो ये लापसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लापसी। लापसी इनका प्रिय भोजन होता है ना। कोई उत्सव होगा तो इनके वहाँ मुख्य जो भोजन बनेगा वो एक तो लापसी बनेगा और दूसरा बनेगा चोखा। लापसी और चोखा। किसी उत्सव के समय में इनका मुख्य भोजन क्या होगा? लापसी और चोखा। चोखा अर्थात राइस, चावल। चावल को क्या कहते हैं? चोखा कहते हैं। तो लापसी और चोखा इनका प्रिय भोजन है। फिर इनके यहाँ मक्का तो खूब उपजता है, तो मक्के से एक अच्छा खाद्यान्न बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? राबड़ी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया भील जनजाति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनका सामाजिक जीवन। फिर इनका जो पाल का, इनके जो भीलों का जो गांव होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। एक शब्द और आया है यहाँ, गमेती। क्या कहते हैं? गमेती। गमेती किसे कहते हैं? तो गमेती कौन होता है? इनके गांव का मुखिया। सभी तरह के झगड़ों का जो निपटान है वो कौन करता है? गमेती करता है। सभी तरह के डिसीजन लेने गांव से जुड़े हुए, या कोई झगड़ा हो गया आपस में तो उस सबका निपटारा कौन करेगा? गमेती करेगा। यहाँ किसी अन्य गांव, किसी अन्य फले, किसी अन्य पाल के अंदर यदि इनका प्रतिनिधित्व करना है तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? गमेती करेगा। तो इसका भी इनके क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल है। फिर इनके अंदर कुछ उत्सव और त्यौहार और हैं, महत्वपूर्ण है, वो भी हमें समझने हैं। तो इनके क्षेत्र में या राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बेणेश्वर। डूंगरपुर ज़िले के अंदर कौन सा? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम जो है वो इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। और यहाँ पे माघ पूर्णिमा को जो बेणेश्वर का मेला लगता है, जो माघ पूर्णिमा का जो लगने वाला जो मेला है, वो इनका महाकुंभ माना जाता है। उसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का महाकुंभ। तो आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम पर लगने वाले मेले को। ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, अर्थात ये जनवरी फरवरी महीने के लगभग आता है। तो बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को लगने वाला जो मेला है, वहाँ उसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भील जनजाति के लोग इकट्ठे होते हैं।
विभिन्न फलों के जो लोग होते हैं उनके एक जैसे सिमिलर कपड़े होते हैं, महिलाओं में और पुरुषों में भी, है ना। एक जैसे एक फले के व्यक्ति हैं तो लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। फिर उस मेले के दौरान भी ये वर वधू आपस में कह सकते हैं कि अपने लिए वर और वधू का चयन भी करते हैं। ये भी इस मेले की विशेषता है। कौन से? बेणेश्वर धाम पे लगने वाले आदिवासियों के महाकुंभ मेले की। फिर इनके द्वारा जो प्रमुख किए जाने वाले जो नृत्य हैं, तो इनके द्वारा प्रमुख किए जाने वाले नृत्यों में एक तो घेर, होली के समय घेर और गौरी और घूमर, घेर, गौरी और घूमर, ये भीलों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। भीलों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य कौन कौन से? घेर, गौरी और घूमर। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एक तो इनके द्वारा जो इनके जो भोजन की जो मैंने बात आपको बताई, लपसी चोखा है, राबड़ी है, उससे आप आर्थिक क्रियाकलापों के साथ ही एक पॉइंट और बना देना यहाँ पर नीचे, है ना, ऐसे यहाँ ले लेना आवास, आवास के साथ ले लोगे भोजन, ठीक, इसको यहाँ ऐड कर लेना। और ये घेर, गौरी, घूमर और बेणेश्वर मेले की जो बात है उसे आप लोग किसके साथ रखोगे? इनके सामाजिक जीवन के साथ ही रखना है। अब बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क, कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आए, अब इनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो प्रमुख बदलाव एक तो ये है कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। और आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि ये मुख्य धाराएं, मुख्य मानव समुदाय, आधुनिक मानव समुदाय, सभ्य, यहाँ के सब आधुनिक तरीके से जीवन जीने वाला जो मानव समुदाय है उनके साथ इनको जोड़ा जाए, इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी इनकी संख्या बढ़ी है। फिर इनके रहने का जो तौर तरीका था उसमें परिवर्तन आया है ना। धोती कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता जो पहनते थे उसके स्थान पे अभी पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। महिलाएं भी जो है वो अलग अलग तरह की लुगड़ी, अलग अलग तरह की घाघरियाँ जो हैं वो पहनने लगी हैं आधुनिक मानव कह सकते हो आधुनिक लोगों से संपर्क में आने के बाद। मकान जो है वो जैसे इनके खपरेल के बने हुए जो मकान थे उसके स्थान पे पक्के मकान बनने लगे अब इनके निवास क्षेत्रों में। पहले जो आखेट करते थे, खाद्य संग्रहण का कार्य करते थे, उसके स्थान पे ये अब कृषि करने लगे हैं। जो ज़मीन कृषि जो थी वो अब बदल कर लगभग स्थायी कृषि के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। तो इस तरह से इनका जो निवास क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं ना। मुख्य रूप से प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो प्रकृति का संरक्षण करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज भील जनजाति के बारे में सभी तथ्यों को अच्छे से समझ लिया है। आपको ये कक्षा कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में नीचे जाकर ज़रूर एक कमेंट करें और लाइक अधिक से अधिक करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।